हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 9 बजे हम लोग विजन आइस मैगजीन की क्लासेस करते हैं। 2 दिन से क्लासेस आपकी बंद थी क्योंकि गला ख़राब था, सर्दी जुकाम से मैं पीड़ित था। तो फिर मैं आज से इसको फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो फिर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिक्योरिटी। मैंने इकोनॉमिक्स के 3 आर्टिकल बचे हुए हैं, वो भी आज कंप्लीट होंगे। और सिक्योरिटी के न्यूज इन शॉर्ट्स, जो सिक्योरिटी वाला सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सवाल यहाँ से बनते हैं प्री के लिए। तो न्यूज इन शॉर्ट्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का जो 3 आर्टिकल बचा हुआ है उसको कंप्लीट करके पूरा इकोनॉमिक्स का सेक्शन कंप्लीट करा दिया हूँ मैं। इंटरनेशनल रिलेशन करा दिया हूँ, पॉलिटी एंड गवर्नेंस करा दिया हूँ। आज सिक्योरिटी करा रहा हूँ, कल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, परसों इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे और 2-3 दिन में इन्वायरमेंट खत्म कर देंगे। ऐसे ही 3-4 दिन के अंदर ही जो है आपका लगभग जो मेजर जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज शुरू करते हैं मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार। ये क्या है, इसमें मोबाइल यूज़र प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ है कि जो संचार मंत्रालय है उसने क्या किया है, 2 मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार पेश किए हैं। इसमें ये सुधार क्या करेंगे, संचार साथी पोर्टल के क्या है पूरक के रूप में कार्य करेंगे। इसमें जो पहला सुधार हुआ है पॉइंट ऑफ सेल पंजीकरण सुधार। पॉइंट ऑफ सेल मतलब जहाँ से चीज़ें बिक्री होती हैं, जैसे क्या है लाइसेंस धारकों द्वारा फ्रेंचाइजी एजेंटों जो और वितरण है उसका अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो धोखाधड़ी करके सिम बेचते हैं, असामाजिक तत्व जो सिम पाए जाते हैं, उससे वो खत्म किया जा सकेगा। ठीक है। दूसरा है KYC सुधार। इसमें मतलब क्या है कि जनसांख्यिकी विवरण अनिवार्य रूप से प्रिंटेड आधार के QR कोड को स्कैन करके प्राप्त किया जाएगा। मतलब जैसे कि आधार का जो QR कोड है उसको स्कैन करके उसमें KYC किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब जो फर्जी सिमें बिकती हैं उसमें कमी आएगी। ठीक। तो इससे क्या होगा कि जो अब संचार साथी पोर्टल की मदद से क्या होगा, जो मोबाइल ग्राहक है अपने नाम से पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और चोरी हुए और खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को रिपोर्ट करके उसे मालूम कर सकते हैं। दूसरा आपका जो आता है इसमें आपको ध्यान देना है, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये किस मंत्रालय ने जारी किया, संचार मंत्रालय ने जारी किया। ठीक है। एकास्टिक साइड चैनल अटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। नया तरह से एक वायरस अटैक आया हो। ठीक है, ये एक ठीक है एकास्टिक साइड चैनल अटैक। ये क्या होता है, जैसे लैपटॉप हम यूज करते हैं तो कीबोर्ड सब में होता है लैपटॉप में। ठीक है, सब में कीबोर्ड होता है। तो हम जब बटन दबाते हैं ठीक है, कोई भी बटन हम प्रेस करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है कि जो पैटर्न होता है, जिसमें अब ये एक प्रकार का क्या है, एक है साइबर अटैक है, एक्वास्टिक साइड चैनल अटैक्स। इसमें क्या होता है कि जो AI का यूज करके ठीक है, जब बटन दबाएंगे तो जो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है ना, उसका जो उसी का विश्लेषण करता है, उसी का क्या करता है, एनालिसिस करता है। जिससे बटन दबाए तो कुछ ना कुछ ध्वनि तो उत्पन्न होगी ही, तो उसी को क्या करेगा, वो उसी को जो है एनालिसिस करेगा और उससे क्या करेगा, पासवर्ड को डिकोड कर लेगा। अब सोचो कि आप कितना एडवांस हो चुकी है तकनीक की, बटन दबाने की जो ध्वनि है उससे एनालिसिस करके AI के द्वारा पासवर्ड को डिकोड किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का बहुत मतलब खतरनाक स्थिति है। और ये लैपटॉप में जो उपयोग बढ़ा है, इससे क्या हुआ है कि जो एकास्टिक साइड चैनल अटैक्स होते हैं, ये जो है ये डीप साइबर अटैक्स होते हैं। डीप लर्निंग द्वारा इसको विश्लेषण को भी क्या कर सकते हैं, इसको जो करते हैं वो अपने पासवर्ड्स और वगैरह जो अन्य चीज़ें होती हैं उसको जानकारी ले सकते हैं। ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें विश्लेषण के आधार पर क्या है कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हैक करने का क्या है तरीका है। इसमें क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, बिजली की खपत, कीबोर्ड की ध्वनि और प्रिंटर आदि शामिल है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम जो है इसको डिकोड कर सकते हैं। तो ये एक क्या है, एक साइबर अटैक है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है कि इसको घबराना नहीं है। एक्वास्टिक साइड चैनल अटैक, इसको ध्यान देना रहना। ठीक है। तो स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट्स NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये क्या है, वायुसेना द्वारा इजरायली जो है ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं ये प्राप्त हो गई हैं। ठीक। इसको क्या है कि रूसी मूल के जो MI-17 हेलीकॉप्टर से इसके साथ क्या किया जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा। अब ये क्या होता है कि जो इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसको क्या है विकसित किया है। स्पाइक मिसाइलों की क्या है 6ठी पीढ़ी है। तो स्पाइक मिसाइलें क्या होती हैं, ये पहाड़ी के पीछे शत्रु को ठिकाने को नष्ट करने में सक्षम है। मारक क्षमता 25 किलोमीटर होती है। फायर एंड फॉरगेट, यानी भूलो और दागो और भूल जाओ। ठीक है, मतलब एक बार फायर कर दो उसको भूल जाओ, बस ऐसे वाली सिद्धांत पे क्या है, हल्की सी मिसाइल है, एक सुस्पष्ट निर्देशित मिसाइल है, उसको गाइडेड है ये। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक्स जैसी इसमें टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं। ठीक है। अब आता है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन। WLRM। इसमें क्या है कि भारतीय सेना ने दुश्मन की आर्टिलरी जो है उसका गन्स का पता लगाने के लिए और अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वाति WLRM को शामिल किया है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे रडार है। क्या होता है कि इसमें कि पहाड़ी और अत्यधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ध्यान देना है इसको कौन विकसित किया है, ये प्री में इंपॉर्टेंट बन सकता है।
प्री में, CAPF वगैरह के एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान देना है कि इसको बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल ने इसको क्या क्या है विकसित किया है। ये स्वाति रडार क्या है कि इसका 51 वर्जन WAR प्लेन्स है और ये M है, ठीक है। इसका करता क्या है कि मोटार रॉकेट लॉन्चर आदि का पता लगाने के लिए, ट्रैक करने के लिए एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का क्या करता है, ये उपयोग करता है। बस इतना जानिए, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अस्त्र मिसाइल क्या है? अस्त्र मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस से, जो हल्का लड़ाकू विमान तेजस है भारत का, उससे अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये क्या है? ये आप देखिए कि इसमें क्या बियॉन्ड विजुअली रेंज वाली है, मतलब और हवा से हवा मार करने में सक्षम है। DRDO ने इसको बनाया है। किसको बनाया है? अस्त्र मिसाइल को। अस्त्र मिसाइल को किसने बनाया है? DRDO ने। UPPCS, UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर फैक्ट के तौर पे। ये क्या होता है? इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 80 से MK1 जो संस्करण उसका 80 से 110, MK2 के लिए 160। ऊंचाई कितनी आती है? 20 किलोमीटर तक। अधिकतम गति मैक 4.5 है। अब आता है 3D प्रिंटेड बम। 3D प्रिंटेड बम को क्या बोलते हैं? कैंडी बम भी बोलते हैं। इसको कैंडी बम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैंडी बम। इससे क्या होता है कि जो गोला बारूद की कमी हो रही है रूस यूक्रेन के युद्ध में, यूक्रेन को, तो इससे क्या होता है कि जवाबी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए क्या कर रहा है? 3D प्रिंटेड बमों का क्या कर रहा है? वो निर्माण करने का फैसला लिया है। तो 3D प्रिंटेड बम क्या होते हैं? ये तत्कालीन, मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो जो तत्कालीन कमी हो रही है उसको 3D प्रिंटर बमों से क्या कर रहा है? भरा जा रहा है। इसका उपयोग क्या होता है कि इसका क्या होता है? इसमें विस्फोटक और छर्रे भरे जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, ठीक। और ड्रोन ऑपरेटर को दिए गए मॉडल का मतलब पेलोड क्षमता क्या करता है? इसमें जो सर्वोत्तम अपना जो होता है वो देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन बनाया गया, ठीक। अब ड्रोन में क्या हुआ कि यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ पे बांध दिया गया, जो ये कौन से बम्स को? 3D प्रिंटेड बम या कैंडी बम को, ठीक है। अब ड्रोन से इसको संचालित किया जाएगा। अब जान लीजिए कि जहाँ, अब ड्रोन क्या है, ये ड्रोन उड़ेगा कहाँ पे? ड्रोन उड़ेगा कम से कम 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे पड़ेगा, उसको वहाँ से अब कैमरा सेंसर्स लगे होते हैं, उसको स्कैन करके वहाँ फिर बम गिरा दिया जाएगा, ठीक है। और ये बहुत फास्ट चलते हैं, जो ड्रोन चलते हैं बहुत फास्ट चलते हैं। और इसमें एकदम ये क्या होता है? गाइडेड होते हैं, ठीक है, गाइडेड होते हैं। इसको बार बार मतलब इसको ट्राजेक्टरी, उसको और सब चीज़ों का क्या होता है इसको कि हम ट्राजेक्टरी को भी मतलब इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो ये क्या बोलते हैं आपका ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स को इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको हम ट्रांजेक्टरी को तो पाथ को फाइंड करेंगे, ट्रांजेक्टरी को भी हम गाइड कर सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि जो कैंडी बम है, इसको कैंडी बम को ना अगर मान लीजिए यहाँ गिराना हो, ठीक, ये ड्रोन है और यहाँ गिराना हो, ठीक है, तो ये कैंडी बम क्या होते हैं कि ये आपको जो दुश्मन को प्रतीत होंगे यहाँ पर, ठीक है, और किंतु जो है रहेंगे यहाँ पर, ठीक। अब इससे अब यहाँ से ये फायर करेगा और ये दुश्मन रडार है चाहे अन्य चीज़ें हैं उसको दिखाएगा यहाँ पर। यही उसका जो है इसका मेन फ़ायदा होता है कि ये बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलन में आ गया है। और 2 चीज़ें हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज। मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्या है? ऑस इंडेक्स 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में किया गया? भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में। क्या है? द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है, ठीक है। 2 साल पे एक बार होता है ऑस इंडेक्स 23। अब ब्राइट स्टार 23 क्या है? मिस्र में आयोजित द्विपक्षीय क्या है? द्विवार्षिक है, 2 साल पे एक बार होता है। बहुपक्षीय क्या है? त्रिसेवा, मतलब किस किस के बीच में होता है? USA, सऊदी और ग्रीस और कतर, ठीक है। और भारतीय वायुसेना पहली बार क्या है इसमें हिस्सा ली है। तो ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी। तो ये न्यूज एंड शॉर्ट्स खत्म हो गया, इसमें कुछ था नहीं, बाकी चीज़ें थी। मतलब इसमें साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, संचार मंत्रालय, ठीक। ऑस्केटिक साइड चैनल अटैक्स क्या है? ये आपका साइबर अटैक्स है। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं वायुसेना की, इसमें क्या है? अब भारतीय वायुसेना की इजरायली स्पॉक 9 जो इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट जो NOLS एंटी गाइडेड मिसाइल थी उसको जोड़ा गया, ठीक। और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन्स हैं, इसमें क्या है? इसको किसने बनाया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अस्त्र मिसाइल का निर्माण किसने किया? DRDO ने किया है, ठीक। 3D प्रिंटेड बम को बता ही दिया आपको, तो इसमें कुछ था नहीं बाकी चीज़ें। अब आते हैं हम अपने जो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में स्टार्टअप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको मैं कराना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या है कि ये मेंस में आपको सवाल यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो भारत में स्टार्टअप्स को हम समझते हैं कि क्या है, वाणिज्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने क्या बोला, भारत में लाभ पहुंचाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिपोर्ट दी, ठीक। तो भारत में जो स्टार्टअप्स होते हैं उसकी कुछ परिभाषाएं हैं और मानदंड हैं और क्या है? परिभाषाएं हैं। तो परिभाषाएं क्या हैं अब उसको देखिए कि और मानदंड देखिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय याद रखना है। इसका कौन सा विभाग है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, DPIIT, ठीक है।
इसने क्या बोला कि स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली जो कंपनियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। अब ये मानदंड कौन से हैं उसको देखिए। कंपनी के संचालन की अवधि, अगर कोई कंपनी है और वो 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए उसकी अवधि, मतलब अगर उसकी वो कंपनी बनी है तो 10 साल पहले की ना बनी हो, 10 साल से अधिक, या फिर जो है उसकी जो संचालन और अस्तित्व क्या है वो टोटल, मतलब संचालन भी ठीक और अस्तित्व भी, दोनों को ध्यान देना, अस्तित्व शब्द को भी ध्यान देना, मतलब उसका अस्तित्व ही 10 साल पहले न रहा हो, 10 साल के अंदर का ही उसका हो, 10 साल से अधिक ना हो। ठीक, कंपनी का प्रकार क्या हो, कंपनी का प्रकार इस प्रकार होना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत साझेदारी फर्म या जो सीमित देयता साझेदारी है, ठीक, उसके बीच में उसको क्या होना चाहिए, इसके बीच में इसको पंजीकृत होना चाहिए। ठीक, वार्षिक टर्नओवर क्या होना चाहिए, 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ष, 100 करोड़ से कम ही होना चाहिए। 100 करोड़ से कम होगा तो क्या होगा, 100 करोड़ से कम होने पे जो ये आपका स्टार्टअप की कैटेगरीज में आएगी। और मूल कंपनी क्या है, वो पहली बात क्या है, मूल कंपनी की बात क्या है, मूल कंपनी की परिभाषा यह है कि वो कंपनी मूलतः स्थापित होनी चाहिए, मूलतः स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एकदम ओरिजिनल कंपनी होना चाहिए, पेरेंट ये नहीं कि जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, उसको डिवाइड करके वाई और जेड में बना दिएगा तो और फिर ये स्टार्टअप के रूप में नहीं हो पाएगा, ये वाई और जेड फिर स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो है वाई जेड क्या हो, फ्रेश स्टार्ट की गई हो कंपनी, मतलब इसके पुनर्विभाजित नहीं किए गया हो किसी कंपनी का। ठीक है, और क्या इसमें कि इसमें नवाचारी और कारोबारी क्षमता को बढ़ाने की जो है, इसमें रोजगार पैदा करने की जो क्षमता इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहला जाएंगे, ये आपके स्टार्टअप्स की कैटेगरी में आएंगे। अब इन कैटेगरी को याद कर लीजिए, चूंकि क्या है कि यूपीएससी प्री में ये सवाल बन सकता है स्टेटमेंट के तौर पर और यहाँ आपको कन्फ्यूज कर देगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप क्लियर रहेंगे तो आपको ये चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। अब स्टार्टअप्स के बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी भारत सरकार ने पहले शुरू की हैं, तो स्टार्टअप इंडिया शुरुआत की गई थी 2016 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें सिडबी, ठीक है, इस सिडबी के साथ क्या गया, स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल को बनाया गया। अब इसके लिए फाइनेंस करने के लिए अन्य साधन क्या अपनाए गए, फाइनेंस करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 2021 में लॉन्च की गई, 2022 में स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई और 2016 में क्या है फंड्स ऑफ फंड स्वामी स्कीम चालू हुई 2016 में। ठीक है, अब इसको स्टार्टअप्स को सुविधा देने वाले कौन कौन से प्लेटफॉर्म है ये देखिए, मतलब ये तो एक योजना बन गई, फिर इसको फाइनेंस करने के लिए और सुविधा देने के लिए क्या है कि 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने क्या बोला, नवाचारों में के लिए विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निधि की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय पहल निधि। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स को भी अपनाया गया। ठीक, और स्टार्टअप हब एमएसएच को भी MEITI द्वारा जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्टअप हब अपनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को शुरू की गई। ठीक, किसके लिए, कृषि और अन्य क्षेत्रों के कायाकल्प और लाभकारी दृष्टिकोण के लिए। ठीक है, तो ये भारत सरकार ने क्या की है, कुछ पहले शुरू की हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या होता है, मेंस की चीज़ें आ रही हैं। अब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्टार्टअप्स का प्रभाव, उसकी समझ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत से मुद्दे हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, समाधान भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चुनौतियां हैं, फिर जो उसका प्रभाव और उसके समाधान, ये तीन चीज़ें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो बाकी आप इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो ठीक है, तो अपने आंसर, मान लीजिए स्टार्टअप से कोई सवाल पूछ दिया गया हो, ठीक, तो वहाँ शुरुआत कैसे करेंगे, वहाँ की शुरुआत ऐसे होगी कि आपको जो है 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है इसमें। डेटा बैंक से आप सीधे क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, डेटा बैंक से आप कर सकते हैं, सीधे अपने आंसर्स की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें क्या है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पे है, भारत में है, इसी से आप अपने आंसर की शुरुआत करिए। दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। ठीक, 2016 में कितने थे, 428 स्टार्टअप थे, 2023 में क्या 98,000 स्टार्टअप्स हैं, और इसमें से भी क्या है 98,000 स्टार्टअप्स में से 108 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूनिकॉर्न मई 2023 तक, तो मई तक है। अब देखिएगा दिसंबर के बाद की स्थिति क्या होगी, अगले वित्त वर्ष की 108 स्टार्टअप क्या है, यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यूएशन क्या हो, $1 बिलियन से अधिक हो गई हो, $1 बिलियन से अधिक हो गई उसकी पूरी कंपनी की वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो स्टार्टअप्स के अगर प्रभाव को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, उसको ध्यान देते हैं कि ये रोजगार के अवसरों क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। 47% स्टार्टअप हैं वो Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं, इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए बता सकते हैं आप कि 47% जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स है उसमें क्या है, कम से कम एक क्या है, महिला डायरेक्टर है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वृद्धि करते हैं, नए विचारों नवाचारों के लिए उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे डीप टेक स्टार्टअप्स है। अब डीप टेक स्टार्टअप्स के बारे में जो नीचे दिया गया उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। जो प्रौद्योगिकी क्या होता है, लोकतांत्रिकरण और समावेशिता को, जैसे फिनटेक होता है। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जो भी स्टार्टअप्स यूज किए, जैसे पेटीएम हो गया, ठीक है, ये क्या है आपका फिनटेक है। ये फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों तक क्या है, वित्तीय समावेशन को मजबूती दे रहे हैं, आर्थिक लोकतांत्रिकरण को भी मजबूती दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रौद्योगिकी को भी हर गांव तक, शहरों तक उसको क्या कर रहे हैं, प्रचलित कर रहे हैं, ठीक है। नए निवेश को आकर्षित करते हैं स्टार्टअप। इससे क्या होता है, विदेशी निवेश के लिए क्या है, विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को क्या उसने किया है, आकर्षित किया है। हालांकि इसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पे स्टार्टअप्स में अभी भी भारतीय क्षेत्र में विद्यमान हैं। अब इन चुनौतियों को क्या है उसको अब देखते हैं। ये चुनौतियाँ ये हैं कि कृषि पे कम फोकस है। जो भी कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स है उसमें क्या है कि केवल 5% ही क्या है, कृषि क्षेत्र को फोकस कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र को फोकस करने के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही कम है, और ऐसे में ये बड़ी चुनौती है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर अधिकतर निर्भर करती है, और उस क्षेत्र में स्टार्टअप्स ना होना एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। इसको देखना है। कम संख्या में IPR है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इसमें केवल 11% को ही पेटेंट दिया गया है, जो भी अब स्टार्टअप्स द्वारा पेटेंट दायर किए गए आवेदन है। फ्लिपिंग बड़ी समस्या है। फ्लिपिंग के बारे में तो मैं आपको पिछले आर्टिकल्स में भी बताया था। फ्लिपिंग क्या होता है कि फ्लिपिंग होता है कि जैसे उसकी जो कोई भी स्टार्टअप है उसकी मान लीजिए स्वामित्व है, ठीक, स्वामित्व क्या, पूरी स्वामित्व को एक विदेशी कंपनी को दे दिया गया, विदेशी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया। इसी को प्रक्रिया को फ्लिपिंग बोलते हैं, ठीक। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय कंपनी का जो स्वामित्व वाली सभी जो बौद्धिक संपदा और डेटा क्या होती है वो विदेशी कंपनी को, फॉरेन कंपनी को क्या होती है वो हस्तांतरित हो जाती है। तो ये बड़ी चुनौती है भारतीय स्टार्टअप के सामने, ठीक है। और इसका जो उल्लेख है फ्लिपिंग का, ये कहाँ उल्लेख किया गया, ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में स्टार्टअप्स की फ्लिपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। यानी सरकार जो है इस पर क्या है, सरकार जो है इस पर नज़र रख रही है कि विदेशी ऋण तक अधिक पहुंच, एंडल टैक्स के जोखिम को समाप्त करना और बेहतर IP सुरक्षा के लिए इसको जो है लोग क्या, जो स्टार्टअप्स हैं वो फ्लिपिंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है स्टार्टअप्स में, ठीक है। अब आयकर छूट का कम उपयोग। अब आयकर अधिनियम की जो धारा 80A है ना, इस 80AIAC, इसके तहत क्या होता है कि केवल जो है कि 3 साल तक अगर कोई कंपनी स्टार्टअप है तो उसको क्या होगा, 100% आयकर छूट मिलेगा। पर क्या है कि सिर्फ 1% मान्यता प्राप्त को ही ये पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उसको क्या है, आयकर के छूट 3 साल की जो स्थिति है वो नहीं मिल पा रही। तो ये बड़ी चुनौती है ये, ठीक है। 100% आयकर छूट मिलना एक किसी की भी हसरत होगी, ठीक है। और स्टार्टअप्स में मान्यता प्राप्त केवल 1% को ही मान्यता मिला है, इस जो ये कैटेगरी है, ठीक है। अब अवसंरचनात्मक समर्थन की कमी है। जैसे हार्डवेयर से संबंधित स्टार्टअप के लिए क्या है, वित्तीय और पर्याप्त वित्तीय और परीक्षण मानक का क्या अभाव है, और फाइनेंस की भी समस्या हो रही है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और अन्य उद्यमी पूंजों से क्या होता है, स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रदान किए जाने के बाद क्या होता है, वित्त पोषण होता है, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर्स और अन्य चीज़ों को मैंने आपको पिछले जो मैगजीन है जुलाई मंथ की, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस की यहाँ पे कमी हो रही है बहुत सारे स्टार्टअप्स को। तो अब ऐसे में क्या है कि रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं। इसमें से 4-5 सिफारिशें अगर आप लिख लेंगे अपने आंसर्स में तो भी आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और 4-5 को ही याद कर, 3-4 को याद कर लीजिए, 1-2-4 अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एडवांस प्रौद्योगिकियों के लिए अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सबसे मेन चीज़ है कि एडवांस प्रौद्योगिकियाँ वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अपनाई जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, अधिकतम उपयोग, जिससे क्या उत्पादकता में सुधार होगा, संसाधनों का क्या होगा, इष्टतम उपयोग होगा, और कृषि कार्यों आदि अन्य क्षेत्रों में भी निर्णय लेने की क्षमता में क्या होगी, ये वृद्धि होगी, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरी उपाय हो सकता है कि महिला उद्यमियों पर केंद्रित कोष की स्थापना की जाए, जिससे क्या होगा, पूंजी तक क्या होगा, इसकी निर्बाध पहुँच सुनिश्चित को करेगा। तीसरा चीज़ है कि विनियामकी और कानून ढांचे में छूट की जाए। इससे क्या होगा कि जो गैर सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप है उसका प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग को सक्षम बनाने और रिवर्स फ्लिपिंग के लिए क्या है, कदम लेना चाहिए। रिवर्स फ्लिपिंग मतलब जो कंपनियां फ्लिपिंग मतलब का उपयोग मतलब करके विदेशी जो कंपनियां उसका अपना स्वामित्व और अन्य चीज़ें दे दी हैं उसको फिर से वापस अपने भारत देश में लाया जाए। आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाए। इससे क्या है कि जो केवल शेयरों की बिक्री के समय ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के प्लान्स पर कर लगाए सकते हैं, न कि क्या हो अनुमानित लाभ पर, ठीक है।
जब शेयर की बिक्री होती है तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस पे टैक्स लगता है, ठीक है, टैक्स लगाया जाए इससे क्या इस और अनुमानित लाभ पर न लगाया जाए, यानी अनुमानित लाभ पर ही टैक्स लगता है अभी, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक टेस्टिंग और प्रमाणन मानक हो, इसके लिए क्या हो कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियाँ हो, जिससे क्या हो कि जो टेस्टिंग हो और प्रमाणन हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो और ये बेहद डायनेमिक हो। प्रतिभा की कमी को पूरा किया जाए, इससे क्या हो कस्टमाइज पाठ्यक्रम का सृजन करने के लिए उद्योगों को क्या शैक्षणिक संस्थानों से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मतलब शैक्षणिक संस्थान और उद्योग इन दोनों के बीच को दोनों को साथ आना पड़ेगा, तभी क्या कि प्रतिभाओं की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाए, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों के बीच क्या हो सहयोगी नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, अनुसंधान विकास साझेदारी इसको स्थापित किया जाए, ठीक है। तो अब ये चीज़ें 4-5 इसमें से लिख लेंगे आप तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है डीप टेक स्टार्टअप्स। डीप टेक स्टार्टअप्स की बात ऊपर हुई थी, तो डीप टेक स्टार्टअप्स होता क्या है, तो इसमें देखिए डीप टेक स्टार्टअप्स आमतौर पर क्या होता है, एक जो है एक समाधान तैयार करता है। ये क्या है, ये वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी विषय के अंतर्गत एक नए ज्ञान के आधार पर कई ज्ञान क्षेत्रों का इस्तेमाल करके समाधान प्रदान करता है, ठीक है। मतलब वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के जो विषय पर एक नए ज्ञान के आधार पर कई सारे क्षेत्रों से ज्ञान का इस्तेमाल क्या करेगा, उसका समाधान कर सकेगा। अब इससे क्या होता है, इसमें अधिकांश बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B पे काम करते हैं, ठीक। और ये जो मतलब जो हैं ये सारी चीज़ें इसमें जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ही सारी चीज़ें काम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो उद्यमी ग्राहक होते हैं इसी पे क्या करते हैं, ये इस अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सशक्त क्या इस पे मसौदा जारी किया गया, मतलब डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को जारी किया गया, ठीक है। तो हाल ही में ये भी एक मेन चीज़ है, इसको ध्यान देना है। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इसके मुख्य बिंदुओं क्या है कि नवीन और मूलभूत समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करना है, IPR प्रणाली को मजबूत करना है, ठीक। और इसमें क्या है कि एक सार्वजनिक मतलब दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए क्या है, जो सार्वजनिक निजी उद्योग है उसको विशेषकर MSME को क्या करना है, इसको भागीदारी को इसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधानों में क्या करना है, इसके लिए फ्रंटियर साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना है। और इसमें क्या है, अलग अलग डीप टेक डोमेन में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की करना है, स्थापना करना है, ठीक। अब डीप टेक की स्टार्टअप्स की क्या है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें क्या है, अनिश्चितता भी है। इसमें क्या है, तकनीक और वैज्ञानिक पक्ष को लेकर बहुत सारी अनिश्चितता बनी होती है। ये सफल भी हो सकते हैं और ये असफल भी हो सकते हैं। तो भाई तकनीकी चीज़ पे स्थित है, वैज्ञानिक पक्ष पे संबंधित है ये, तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी ये सेक्टर होता है। इसमें क्या कई क्षेत्र के ज्ञान को मिलकर मौजूदा समाधानों समस्याओं के लिए एक नया समाधान इसमें तैयार करते हैं, ठीक। समय सीमा और पूंजी को देखा जाए, इसमें विकास में बहुत समय लगता है, पूंजी की भी बहुत सारी आवश्यकता इसमें होती है। आरंभिक चरण की प्रौद्योगिकियों के बारे में बात की जाए तो जो शुरू की जो प्रौद्योगिकियाँ होती हैं उसमें क्या है, इसमें वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रगति पदार्थ ऐसी आरंभिक चरण की प्रौद्योगिकियाँ शामिल होती हैं उसमें किसी भी व्यावसायिक उपयोग हेतु इसमें विकसित नहीं किया गया होता, ठीक है। मतलब इसमें एकदम स्टार्ट की प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है। और फोकस के क्षेत्र क्या होते हैं, ये बिजनेस मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने वाले जो होते हैं, इसमें जो डीप नॉन टेक स्टार्टअप की प्रति क्या करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर क्या होते हैं, ये केंद्रित होते हैं। मतलब यह है इसमें कि अगर आप देखा जाए तो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, ये क्या करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होते हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस वाला मॉडल पे कार्य मतलब करते तो हैं, पर ये फोकस क्या करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस होकर के ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वाला नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का ये मसौदा था। और डीप टेक स्टार्टअप्स यही होते हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि स्टार्टअप्स को हमने ध्यान से देख लिया। अब एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखना है आपको कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ICRR क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को क्या किया है, 10% तक वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात ICRR बनाए रखने का क्या किया है, निर्देश दिया है, ठीक है। ये क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। CRR और ICRR। CRR क्या होता है कि बैंकों को कुल अपनी जमा राशि का एक निश्चित % क्या होता है, RBI के पास नगद के तौर पे रखना पड़ता है। इकोनॉमिक्स की अगर आप क्लास मैं शुरू करने वाला हूँ, इसको इकोनॉमिक्स क्लास शुरू करूँगा तो जो इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स की, जो बेसिक टर्म्स हैं और जो प्री में इंपॉर्टेंट होते हैं उसको मैं कराऊँगा। और वहाँ जब करा दूंगा तो फिर आपको फिर जो है पूरे मतलब सारा प्री का सिलेबस वहीं से हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि CRR क्या होता है कि जो कुल जमा राशि है, अब ध्यान देना है, जितनी बैंकों की कुल जमा राशि होगा उसका एक निश्चित प्रतिशत कहाँ जमा करना पड़ेगा, RBI के पास कैश के तौर पे रखना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं, ठीक। अब बैंकों के लिए क्या है,
एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी एक निश्चित प्रतिशत क्या होता है अब इसको एनडीटीएल होता क्या है। एनडीटीएल आप पहले समझ लीजिए। एनडीटीएल, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है, बैंकों को अभी ये पढ़िए, बैंकों के लिए अपनी एनडीटीएल यानी अर्थात नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत क्या होता है आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। अब क्या होता है कि कुल जमा राशि का निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास नगद तौर पर रखेगी, तो उसको क्या होता है एनडीटीएल। अब एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये क्या होता है बैंक की डिमांड और टाइम लायबिलिटीज पर, यानी कि जो समय अनुकूल देता है अथवा ओडीटीएल और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में उसके द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों के बीच में जो जमा राशि का अंतर है वही क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी यानी एनडीटीएल कैसे निकलेगा, डिमांड लायबिलिटीज जितनी हो, ठीक, जो समय के अनुसार देयता हो वो आपकी, फिर टाइम डिमांड लायबिलिटी और फिर टाइम लायबिलिटीज, और प्लस क्या होगा ओडीटीएल और माइनस दूसरे बैंकों की जमा, इससे निकालेंगे तो क्या होगा आपका एनडीटीएल मालूम चल जाएगा। इसको ये थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूज कर दिया है, मतलब कन्फ्यूजन की बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैं जब इसको कराऊंगा ना थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की, आप तो वेट कर लीजिए, इकोनॉमिक्स क्लासेस जो शुरू करूँगा तो इसको बहुत सिंपल वे में करा दूंगा। ठीक है, एनडीटीएल होता क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। अगर एनडीटीएल को सामान्य तरीके से देखा जाए तो देखा जाए एक निश्चित समय में, मान लीजिए कोई निश्चित समय हो, ठीक, निश्चित समय हो, उसमें क्या है कि बैंक की जो डिमांड और टाइम की लायबिलिटीज़ कितनी है उसको क्या होगा एनडीटीएल से ही मालूम किया जाएगा। ठीक है, अब ये होता है इसमें क्या है कि इसमें देखा जाए सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, संनगदी होता है और सोना होता है, इससे क्या होगा ये आपका एनडीटीएल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार देखा जाए तो सभी अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं उसमें, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक शामिल होते हैं, विदेशी बैंक भी शामिल होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होते हैं और सहकारी बैंक भी होते हैं, उसके लिए क्या है सीआरआर को बनाए रखना बेहद अनिवार्य है। इसमें आपको ध्यान देना है कि सीआरआर बनाए रखना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी बैंक हैं यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो, जिसमें मतलब सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सबसे इंपॉर्टेंट सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों को भी सीआरआर बनाए रखना अनिवार्य है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। अब आता है आईसीआरआर, मतलब क्या है आईसीआरआर ही हमारा क्या था, ये जो है ये आईसीआरआर ही हमारा टॉपिक था और ये यही जो हेडिंग था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या है, ये वस्तुतः क्या है कि सीआरआर के समान ही है, मतलब अगर देखा जाए तो इसमें तो सीआरआर के समान इसमें क्या है बैंकों को अपने धन का क्या है एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास अलग रखना पड़ता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ध्यान देना है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक, अब आरबीआई के पास क्या है कि सीआरआर के अलावा आईसीआरआर को भी लागू करने का विकल्प है, इसके पास विकल्प है। ये लागू कब कहते हैं, आरबीआई जब अपने मन की जब इच्छा होती है तब करती है, और मन की इच्छा मतलब जब परिस्थितियां वैसी पैदा होती हैं तो करती है। जैसे क्या होता है कि 2000 के नोट बंद हुई है, ठीक, तो इसमें क्या है कि बैंकों को 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2020 के बीच में क्या है कि जमा राशि में 10% की वृद्धि होने पर क्या है कि 10% का आईसीआरआर बनाए रखने का आदेश दे दिया। ठीक, मतलब जैसे 2000 नोट की बंद हुई, 2000 नोट पर बंद किया गया, अब इससे क्या हुआ जब 28 जुलाई और 28 जुलाई के बीच में और 19 मई के बीच में, इनके बीच में जो डिमांड राशि जमा की गई थी बैंकों में, उसमें वृद्धि होने पर क्या है 10% का आईसीआरआर जमा करने का बैंकों को नोटिस दे दिया गया। किसने दिया, आरबीआई ने दिया है। ये किसके पास विकल्प है, आरबीआई के पास विकल्प है, ये भी लाइन ध्यान देना है। ठीक, अब मतलब क्या है कि अभी वर्तमान में 28 जुलाई तक और 19 मई तक क्या है कि उसके बीच में जितने मतलब बैंकों को क्या कि सीआरआर और आईसीआरआर दोनों को आरबीआई के पास जमा रखना था। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जैसे इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि जो तरलता में वृद्धि हुई उसको संभालने के लिए, मतलब क्या है जैसे लिक्विडिटी में यानी कैश फ्लो में जितनी वृद्धि हुई हो, सरकारी व्यय में बढ़ोतरी हुई हो, विदेशी विनिवेश में वृद्धि हो, 2000 रुपये नोट की वापसी हो, इससे कारण क्या कि अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होगा कि जब 2000 मतलब इसी को रोकने के लिए, इसी को संभालने के लिए क्या होता है एससीआर मतलब बैंक को बोलता है कि आप अपनी डिमांड राशि जितना जमा हुआ है उसका 10% लाख हमारे पास रखो। ठीक, बाद में वो आरबीआई फिर अपन उसको देगा, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, आईसीआरआर पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान देना है। ठीक, इससे क्या होगा आईसीआरआर के साथ क्या कि अर्थव्यवस्था से 2000 करोड़ क्या है, इसे 20,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ रुपए की वापस राशि क्या है वापस आरबीआई के पास आ जाएगी। ठीक, अब इससे क्या होगा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। मुद्रास्फीति भी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं जब इकोनॉमिक्स क्लास शुरू करूँगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कराऊंगा। ठीक, अब इसके लिए सख्त मौद्रिक नीति अपनाना है, इसके लिए आरबीआई ने कदम उठाया है। बैंकिंग लचीलापन होगा, इससे क्या होगा कि जो सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है नकदी का क्या होता है बफर स्टॉक बनता है, जिससे क्या आर्थिक समय के समय भी
आर्थिक संकट के समय भी बैंक क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं और उसको सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ठीक। अब बैंक रन और ICRR क्या होता है, बैंक रन के संभावित खतरे से सुरक्षा देता है। बैंक रन क्या होता है जानते हैं, बैंक रन का टर्म यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जो वित्तीय संस्थान है या बैंक है, ठीक है, बड़ी संख्या में ग्राहक जाएंगे और वहाँ से अपनी जमा राशि निकालने लगते हैं। जमा राशि जब निकालने लगते हैं किस लिए, कि ये दिवालिया हो जाएगा या ये डूब जाएगा, या मतलब उसके जो अस्तित्व पे खतरा आता है, तो वहाँ से मतलब जब जमा राशि निकलने लगती है तो इसी स्थिति को बैंक रन बोलते हैं। तो जो ICRR होता है वो बैंक रन के संभावित खतरे से सुरक्षा देता है। ठीक है। ऋण वितरण में कमी आएगी, मतलब बैंकों को जो ऋण देने में वो क्या होगा, इससे कमी भी आएगी। तो इससे क्या होगा, कुल मांग कम हो जाएगी। ठीक। और इससे जो मतलब लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी है उसको उसमें भी कमी आएगी अर्थव्यवस्था में। तो क्या होगा, मुद्रास्फीति का भी नियंत्रण किया जा सकेगा। ठीक है। तो RBI के अनुसार क्या है कि ICRR जो है केवल एक अस्थायी उपाय है। इसमें देखा जाए तो बिना अर्थव्यवस्था में अधिशेष तरलता की स्थिति से निपटने का एक तरीका है। लंबी अवधि में इसके लिए कई सारे उपाय लागू किए जाने चाहिए। लंबी अवधि में अगर लिक्विडिटी से रोकना है, लिक्विडिटी से अगर अधिशेष तरलता से रोकना है, ओवरफ्लो से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अनुपाय भी लागू करना चाहिए। अनुपाय में कौन कौन से हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF होता है। इसके तहत क्या होता है कि रिजर्व बैंक क्या करेगा, बैंकों को कोई भी जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देगा, उसके बिना क्या करेगा, वो जो भी जो कैश होगा, ठीक है, तरलता अवस्थिति क्या करता है, जमा करा लेता है। ठीक। रेपो और रिवर्स रेपो दरों में बदलाव कर सकता है, जिससे क्या हो कि जो बैंकों के जो ऋण राशि देने की जो दर होती है वो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर क्या होती है, वो बढ़ती घटती रहती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कर सकता है, यानी RBI क्या कर सकता है कि जो सरकारी प्रतिभूतियां उसकी खरीद या बिक्री को जो क्या कर सकता है, वो बिक्री कर सकता है, खरीद कर सकता है। इससे क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी इसको बोलते हैं। और वेज एंड मीन्स एडवांस होता है। इसको क्या होता है कि इसे राज्य सरकारों को या केंद्र और राज्य सरकारों को क्या होता है, अस्थायी तौर पे एक ऋण देने की, अस्थायी तौर पे एक ऋण देने की क्या सुविधा है। वेज एंड मीन्स एडवांस के तहत क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों को क्या होगा, अस्थायी तौर पे ऋण दिया जा सकेगा। ठीक है। तो इससे भी जो है जो ओवरफ्लो है, अधिशेष तरलता है, इससे निपटने का एक तरीका होता है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि जब देखो इसमें क्या दिया गया कि CRR के साथ कैसे कैसे ICRR को लागू किया जाता है। तो आपको बताया था ना कि CRR के लिए इसमें क्या था कि 19 मई 2023 को क्या था, बैंकों का NDTL था, 4.5% की दर से CRR लागू था। ठीक। तो CRR के लिए जमापत्र दिया था, RBI द्वारा प्रतिबंधित था, मतलब। ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ICRR लागू कर दिया गया CRR के साथ, तो 19 मई से लेकर के 28 जुलाई तक की वृद्धि में, ठीक है, तो 4% की दर से CRR लागू किया गया, 10% की दर से जो है इसमें फिर क्या किया गया, जो वृद्धि की गई तो 10% की दर से CRR लागू करके और प्लस उसमें जो ICRR जोड़ दिया गया। ठीक है। तो इसी से क्या हो गया, ये जो है अब जमा पत्र यानी CRR के लिए जमा पत्र और ICRR के जमा पत्र दोनों चीज़ों के लिए लाया गया। ठीक। तो इसको आप देख सकते हैं। अब चीज़ें आ गई हैं कि एक सेकेंड, ये कहाँ से ला, अब आ रहा है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। यहाँ आपका लास्ट आर्टिकल ये खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स आज। तो इसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में क्या कि मूडीज़ ने भारत की Baa3 रेटिंग की पुष्टि की है और स्थिर दृष्टिकोण बताया है। इससे क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव 2030 दशक तक तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगा, भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसमें क्या गिरावट आ सकती है। जो हरित निवेश है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, उसमें कमी होगा। इससे क्या होगा, उधार लेना और महंगा हो जाएगा, ब्याज मतलब इससे कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। ठीक। सॉवरेन और संप्रभु रेटिंग के जरिए क्या होता है, देशों की ऋण चुकाने की क्षमता या कर्ज चुकाने की क्षमता में पिछले रिकॉर्डों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ठीक। सॉवरेन रेटिंग में। ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश की जो ऋण चुकाने की क्षमता होती है उसको मुख्य पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये जरूरी बात है इसमें। अब होता क्या है कि क्रेडिट रेटिंग से जो रेटिंग एजेंसियों से जो भी रेटिंग मिलती है उसका असर क्या होता है, उसके 66 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के जो सॉवरेन डेब्ट है उस पर असर पड़ता है। और ये क्या होती हैं, और यही जो होती है ये वैश्विक पूंजी के लिए क्या होती है, जो रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं वो गेट कीपर के रूप में कार्य करती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, वो उसमें है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। किसी भी क्या होता है कि सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए कई सारे मानदंड होते हैं। उसमें प्रमुख मानदंड कौन कौन से हैं, राजनीतिक जोखिम कैसा है, कर व्यवस्था कैसी है सरकार की, राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू कैसी है, और उस देश में श्रम कानूनों की स्थिति कैसी है वो देखा जाता है। तो इसके साथ साथ क्या है, संप्रभु जोखिम क्या है यहाँ पे, मतलब कि और ये भी संप्रभु जोखिम भी जो होता है वो भी क्या होता है आपका महत्वपूर्ण मानदंड होता है। ठीक।
अब इसके तरह से क्या होता है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की ओर से और भारत की संप्रभु रेटिंग से जो कुछ जुड़े मुद्दे हैं वो क्या है, दशकों से चली आ रही है गड़बड़ी। जिससे क्या है कि हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने क्या बोला, भारत को BBB रेटिंग दी, ठीक। और मूडीज ने क्या दी, मूडीज ने Baa3 रेटिंग दी है। ये रेटिंग क्या है, न्यूनतम संभव निवेश ग्रेड के सूचक हैं। मतलब क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाए तो इसके लिए क्या किया जाए कि इसके लिए इस पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया था कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के इतिहास में सिवाय और चीन और भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के निवेश ग्रेड के लिए निचली रेटिंग क्या की गई, Baa3 या BBB प्रदान नहीं की गई। बहुत सारे संरचनात्मक मुद्दे हैं। रेटिंग में क्या होता है, जारीकर्ता जो भुगतान होता है, ईश्वर पेवर मॉडल में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था देखी जाती है। इसमें कई सारे क्या होती हैं कि कई सारी जो संस्थाएं होती हैं रेटिंग एजेंसियों को कुछ अन्य सेवाओं और कार्यों के लिए भुगतान भी करते हैं, जिससे क्या होता है अक्सर हितों का क्या होता है, टकराव होता है और रेटिंग करते समय पूर्वाग्रह भी होती है, ठीक है। जारीकर्ता भुगतान मॉडल मतलब क्या होता है, ईश्वर पेवर मॉडल क्या होता है, एक कंपनी और अपनी वित्तीय स्थिति की जांच करने और क्रेडिट रिपोर्ट जारी करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों क्या करती हैं, भुगतान कर देती हैं, मतलब पैसे देकर वो अपना काम कराती हैं। मूल तौर पर देखा जाए तो रिश्वत देती हैं, भुगतान मतलब भ्रष्टाचार का माध्यम हो जाता है। और रेटिंग जारी करते समय क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी जो स्थितियां उस पर विचार नहीं की जाती। ऋण भुगतान करने की भारत की क्षमता और मंशा पर इन सारे तथ्यों पे क्या है स्पष्ट हो जाती है कि भारत ने क्या कि कभी भी संप्रभु ऋण पर डिफॉल्ट नहीं किया है। तो ये भारत का एक क्या क्रेडिट है बना हुआ, ठीक। भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है, वो बेहद अच्छी स्थिति में है। मुद्रा भंडार क्या है, $607 बिलियन का है। इसके बाद क्या है, देश की जो GDP की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात है वो 19 से 20% है, जो कि बेहद कम है। FDI के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक है और FPI आकर्षित करने में, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आकर्षित करने में भी एक अग्रणी देश में शामिल है, ठीक। तो इससे क्या होता है, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां होती है जारी करने में पूर्वाग्रह मनामानपन क्या होता है, इससे ये कम रेटिंग जो देशों के साथ इसकी क्या होती है देखी जाती है। इसके तहत क्या होता है, बहुत सारे जो देश होते हैं उनके साथ भी अन्याय भी एक तरह से है। और क्रेडिट रेटिंग की क्या है, प्रो रिसाइकलिंग प्रवृत्ति है। प्रो रिसाइकलिंग प्रवृत्ति कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में तत्कालीन परिवर्तन से भी रेटिंग में परिवर्तित आ जाता है। जैसे क्या है, दीर्घकालीन स्थिति को नहीं देखा जाता। दीर्घकालीन स्थिति की मजबूत स्थिति जो है उसको इग्नोर करके तत्कालीन अर्थव्यवस्था की स्थितियों को देख करके वो रेटिंग दे देते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारा आर्थिक संकट और ऋण संकट भी पैदा हो सकता है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों क्या होता है, कोई विनियमन नहीं होता है, मतलब ये अनरेगुलेटेड है ये, ठीक। अब निर्णय लेने पर कैसे पहुंचती हैं, कैसे निर्णय देती हैं, इसमें क्या है कि पारदर्शी तंत्र का इसमें अभाव है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी विनियमन के दायरे में लाना चाहिए। एक वैश्विक सुपर विनियमक की स्थापना से क्या इसे बहुत सारे जो है जो रेटिंग एजेंसियों की विनियमन है, उसका पारदर्शिता है, जवाबदेहिता की जो क्या होती है कमी है, इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि वैश्विक विनियामक व्यवस्था में जो उभरते बाजार हैं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, इसका क्या होना चाहिए, मजबूत प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। विनियमन में क्रेडिट रेटिंग की क्या निर्भरता को क्या करना है, बिल्कुल कम करना है। दीर्घकालीन रेटिंग में क्या करना चाहिए, जो रेटिंग एजेंसियों को अधिक स्पष्ट दीर्घकालीन रेटिंग विश्लेषण करने के लिए बाध्य करना चाहिए, ठीक है। तत्कालीन स्थिति पर रेटिंग क्या भ्रामक हो सकती है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पद्धति में क्या करना है, अत्यधिक पारदर्शिता भी लाना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या हो कि सब्जेक्टिव और क्या हो, बुनियादी स्थिति को बेहतर तरीके से बनाया जाने वाला चाहिए, ठीक है। और इसको इस बात की जो लाइन ये कहाँ कही गई है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कही गई है। विजन आईएएस ने इसको भी शामिल किया, बहुत बेहतरीन कंटेंट विजन आईएएस का। अब इसमें अब देखिए कि अब क्या है, एक छोटा सा बॉक्स ये है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी क्या है, सेबी क्या करता है कि इस सेबी जो विनियमन 1999 है, इसके तहत क्या करता है, सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों को क्या करता है, विनियमित करता है। भारत में कौन कौन सी सबसे बड़ी 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल है, केयर्स है, ICRA है, ठीक, एक्वाइट रिसर्च है। अब इसके साथ अन्य 4-5 ही हैं। ये करती क्या है, ये समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर निष्पक्ष राय देकर क्या करती हैं, बाजार भागीदारों को सशक्त करती हैं, वित्तीय बाजार के विकास और उसे कुशल बनाने में मदद करती हैं, और किसी भी कंपनी या कंपनी के ऋण चुकाने की क्षमता मूल्यांकन और आकलन ये जो एजेंसियां हैं ये करती हैं, ठीक। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका और क्या होती है, ये देख लीजिए आप कि निवेशकों को तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करती हैं। संस्थाएं समय समय पर भुगतान करने के लिए तत्पर रहती हैं। अब भाई रेटिंग देंगे तो इससे दिक्कत होगा, तो अब रेटिंग एजेंसी पर फर्क पड़ेगा, तो आपको जो इन्वेस्ट से लेकर तमाम चीज़ें सॉवरेन फंड और सॉवरेन डेब्ट आदि पर असर पड़ सकता है। इसलिए क्या होगी कि जो देश होते हैं वो समय समय पर अपना ऋण का भुगतान करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऋण लेने वाले के डिफ़ॉल्ट होने और ब्याज रहित
जो ऋण चुकाने की संभावनाओं क्या करती है, दर्शाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में निवेशकों को बांड बेचने में राष्ट्रों और राज्यों क्या करती हैं, सक्षम बनाती हैं। ये इनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो ये आज हम अपना जो अगर सिलेबस में अगर हम देखें तो सिलेबस में लगभग मैं आपको क्या क्या कंप्लीट करा चुका हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा तेज़ कराया हूँ चूँकि तेज़ कराना ज़रूरी है। अब उतना बेसिक चीज़ें अगर बताने लगेंगे तो फिर चीज़ें बहुत लेंदी हो जाएंगी। पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है पूरा कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। सिक्योरिटी में संक्षिप्त एंड शुरुआत ये भी खत्म हो गई है। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज़ में DRDO और ये 3 आर्टिकल कल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से हम लोग सीधे अब क्या पढ़ना है, हम लोग सीधे पर्यावरण पढ़ना है। अब पर्यावरण बचा हुआ है थोड़ा सा, ये है सोशल इशूज़ है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। जल्दी ही 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ज़रूर अपनी कमेंट्स को पिन करिएगा ताकि जो है बहुत सारे जो फीडबैक्स हैं वो हमको मिल सकें, ठीक है। धन्यवाद।